नमस्कार। कभी सोचा है कि जब हमारे पूर्वजों के पास कोई भाषा, कोई शब्द नहीं थे, तो वो आपस में बात कैसे करते होंगे? मतलब कैसे उन्होंने कॉम्प्लेक्स आइडियाज एक दूसरे तक पहुंचाए होंगे? ये कहानी है ना, ये कुछ इशारों और ध्वनियों से शुरू होकर कला के शानदार नमूनों तक जाती है। तो चलिए इस दिलचस्प रहस्य को मिलकर सुलझाते हैं। तो आज हम किन किन बातों पर गौर करने वाले हैं। सबसे पहले देखेंगे द डॉन ऑफ लैंग्वेज, भाषा की शुरुआत कैसे हुई। फिर चलेंगे सीक्रेट्स ऑफ द केव वॉल्स की तरफ, यानी गुफाओं के राज। उसके बाद हम देखेंगे कि कैसे हम अतीत के लिए एक खिड़की खोल सकते हैं, अ विंडो टू द पास्ट। और आखिर में द हादसा कम्युनिटी को समझेंगे, जो एक तरह से हमारा जीता जागता इतिहास है। तो चलिए शुरू करते हैं पहले हिस्से से, द डॉन ऑफ लैंग्वेज। अब देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी पहेली यही है कि बोली जाने वाली भाषा का विकास हुआ कैसे। और इसे समझने में सबसे बड़ी चुनौती क्या है पता है? वो ये है कि आवाज अपने पीछे कोई फॉसिल या कोई सबूत नहीं छोड़ती। तो फिर इसकी शुरुआत को आखिर समझा कैसे जाए? ये सवाल सच में सोचने पर मजबूर करता है ना? कि भाई बिना किसी टीचर के, बिना किसी स्कूल या किताब के, आखिर आखिर इंसान ने बोलना सीखा तो सीखा कैसे? इस पर कई थ्योरीज हैं जो हमें कुछ अंदाजा देती हैं। जैसे एक थ्योरी कहती है कि भाषा की शुरुआत हुई हाथों के इशारों से, मतलब होमिनिड लैंग्वेज। दूसरी थ्योरी का मानना है कि बोलने से पहले हो सकता है हमारे पूर्वज शायद गुनगुनाते होंगे या गाते होंगे, मतलब वोकल पर नॉन वर्बल साउंड्स। और एक तीसरी थ्योरी है जो कहती है कि इसकी शुरुआत हुई प्राइमेट लाइक कॉल्स, जानवरों जैसी आवाज़ों से, जो धीरे धीरे आहिस्ता आहिस्ता शब्दों में बदल गईं। ये बिल्कुल वैसा ही है, आप सोचिए, जैसे एक छोटा बच्चा पहले सिर्फ अलग अलग ध्वनियां निकालता है और फिर धीरे धीरे शब्द बनाना सीखता है। अगर हम इस पूरे विकास को एक टाइमलाइन पर रखकर देखें तो चीजें और साफ हो जाती हैं। करीब 20 लाख साल पहले, सोचिए कितना लंबा समय है, होमो हैबिलिस के दिमाग में हमें स्पीच की संभावना दिखने लगती है। फिर करीब 2 लाख साल पहले आधुनिक इंसानों में वोकल ट्रैक्ट, यानी हमारा जो स्वर तंत्र है, वो विकसित हुआ। और आखिर में लगभग 40 से 45 हजार साल पहले भाषा और कला, ये दोनों एक साथ कम्युनिकेशन के बहुत मजबूत साधन बनकर उभरे। ये बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो अब भाषा के उन अदृश्य सबूतों से आगे बढ़ते हैं और चलते हैं कम्युनिकेशन के पहले ठोस, एकदम कॉन्क्रीट प्रूफ की तरफ। और वो क्या है? वो है कला। एक ऐसी कहानी जो हजारों साल बाद भी आज हमसे बात करती है। जरा इस तस्वीर को देखिए। ये स्पेन की अल्तामेरा गुफा की छत पर बनी एक पेंटिंग है, एक जंगली बाइसन की। लेकिन ये सिर्फ एक चित्र नहीं है, ये उससे कहीं ज्यादा है। ये पहला फर्स्ट कॉन्क्रीट एविडेंस है इस बात का कि हमारे पूर्वज एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज को, यानी कि वो विचार जो सिर्फ दिमाग में होते हैं, जिन्हें छुआ नहीं जा सकता, उन्हें व्यक्त कर सकते थे। कमाल है ना? और पता है इन शानदार पेंटिंग्स को खोजा कैसे गया? इसकी कहानी भी बहुत दिलचस्प है। साल था 1879। एक छोटी सी बच्ची मारिया अपने पापा के साथ इस गुफा में आई थी और खेलते खेलते उसने अचानक छत की तरफ देखा और चिल्लाई, लुक पापा, ऑक्सन! पापा देखो, बैल! लेकिन यहां एक ट्विस्ट है। क्या आपको पता है कि शुरुआत में इस खोज पर किसी ने यकीन ही नहीं किया? जी हां, लगभग 20 सालों तक बड़े बड़े आर्कियोलॉजिस्ट ये मानने को तैयार ही नहीं थे कि शुरुआती इंसान इतनी बेहतरीन आर्ट बना भी सकते हैं। उनका मानना था कि ये उनके बस की बात ही नहीं है। ये खोज अपने समय से बहुत बहुत आगे थी। पर एक सवाल तो उठता है कि आखिर इतनी गहरी अंधेरी गुफाओं के अंदर पेंटिंग बनाई ही क्यों? इस पर दो मुख्य विचार हैं। एक तरफ कुछ एक्सपर्ट्स का मानना है कि ये एक तरह का रिचुअल या जादू टोना था, शायद शिकार में सफलता पाने के लिए, कि जानवर की आत्मा पर काबू पा सकें। और दूसरी तरफ कुछ लोगों का ये कहना है कि ये गुफाएं उस समय के सोशल हब्स थीं, जैसे आज हमारे कम्युनिटी सेंटर्स होते हैं ना। यहाँ लोग मिलते थे, अपना ज्ञान, अपनी टेक्निक्स एक दूसरे से साझा करते थे। और ये पेंटिंग्स अगली पीढ़ी तक जानकारी पहुंचाने का एक जरिया थी। तो अब सवाल ये है कि हम अपने उन शिकारी संग्राहक पूर्वजों को और बेहतर कैसे समझ सकते हैं? इसका एक तरीका है कि हम आज मौजूद ऐसी सोसाइटीज को स्टडी करें जो आज भी लगभग वैसी ही जिंदगी जी रही हैं। और यहीं पर काम आती है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी वो डिसिप्लिन है जो इंसानी कल्चर और हमारे एवोल्यूशन दोनों को स्टडी करती है। और इसकी मदद से हम क्या कर सकते हैं?
हम अतीत और वर्तमान के बीच एक पुल बना सकते हैं ताकि हम इन कनेक्शंस को बेहतर समझ सकें। तो चलिए इसी सिलसिले में एक केस स्टडी देखते हैं। हम बात करेंगे तंजानिया के हादसा लोगों की। ये लोग आज भी हंटर गैदरर्स हैं और ये हमें उस प्राचीन जीवन शैली की एक जीती जागती लिविंग हिस्ट्री तस्वीर दिखाते हैं। अब जो बात आपको सबसे ज्यादा हैरान करेगी वो है इनकी डाइट। आप स्क्रीन पर देख सकते हैं इनके खाने का 80% हिस्सा, जी हां 80%, वाइल्ड वेजिटेबल मैटर से आता है, मतलब जंगली सब्जियां, कंदमूल और फल, और सिर्फ 20% ही मांस और शहद से। ये उस आम सोच से बिल्कुल उल्टा है ना कि हंटर गैदरर्स मतलब वो सिर्फ शिकारी करते होंगे। हादसा समाज की कुछ और भी खास बातें हैं जो हमें बहुत कुछ सिखाती हैं। जैसे उनके यहाँ जमीन पर किसी एक का हक नहीं होता, नो कॉन्सेप्ट ऑफ लैंड ओनरशिप, सारे संसाधन सबके लिए हैं। और सबसे जरूरी बात, जो कोट आप देख सकते हैं, देयर इज नेवर एनी शॉर्टेज ऑफ फूड इवन इन टाइम्स ऑफ ड्रॉट, मतलब उनके यहाँ कभी भोजन की कमी नहीं होती, सूखे के वक्त भी नहीं। ये दिखाता है कि उनका प्रकृति के साथ कितना गहरा संतुलन है। तो इस पूरी ऐतिहासिक जांच पड़ताल को अगर हम समेटें तो हमें 3 मुख्य सुराग मिले हैं। पहला है लैंग्वेज, जो लाखों सालों में इशारों से शब्दों तक पहुंची। दूसरा सुराग है आर्ट, जो एब्स्ट्रैक्ट थॉट और स्टोरी टेलिंग का पहला फिजिकल प्रूफ है। और तीसरा लिविंग सोसाइटीज, यानी आज के हंटर गैदरर्स, जो हमें प्राचीन जीवन शैली को समझने में मदद करते हैं। ये सब जानने के बाद मन में एक सवाल आता है ना, कि हमारे प्राचीन पूर्वजों के और न जाने कितने राज हैं जो अभी भी खोजे जाने का इंतजार कर रहे हैं। याद रखिए, इतिहास कोई बंद किताब नहीं है, ये तो एक लगातार चलने वाली खोज है। और इस खोज के लिए सबसे बड़ा टूल क्या है? वो है आपकी क्यूरियोसिटी, आपकी जिज्ञासा। तो हमेशा खोजते रहिए। अगर अतीत के इस सफर ने आपकी जिज्ञासा को थोड़ा भी जगाया है, तो इस ज्ञान को, इस कहानी को आगे बढ़ाने में हमारी मदद जरूर करें। आप भी आज के स्टोरी टेल्स बन सकते हैं। बस इस कहानी को लाइक करें, शेयर करें और पीके ट्यूटोरियल को सब्सक्राइब करें हमारे अगले सफर पर साथ चलने के लिए।